अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो को लेकर बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की क्लासेस को लेकर है। चैप्टर नंबर 5 की आज हम बात करेंगे और चैप्टर 5 का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे वेरिएशन की, तब्दीली की, जो कि मुख्तलिफ़ फॉर्म्स के अंदर ऑफ लाइफ के अंदर होती है। यानी मुख्तलिफ़ लाइफ्स जो हैं जिसमें आप जितनी सारी स्पीशीज़ देखते हैं उनके दरमियान जो फ़र्क है, वेरिएशन है, उसको हम पढ़ने चाहेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ में। इससे पहले जो सबसे पहली बात हमारी होने जा रही है वैरायटी ऑफ लाइफ की, सबसे पहली बात यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, टैक्सोनॉमी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम दो चीज़ें ख़ास तौर पर पढ़ते हैं। एक तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं चीज़ों की, उनकी सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद के ऊपर और उनकी डिसिमिलैरिटीज़ की बुनियाद के ऊपर, और उसके बाद हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स के नाम रखना सीखते हैं कि वो किस तरीके से उनके नाम रखे जाएं। एक तो लोकल नेम होते हैं जो हम और आप अपने अपने शहरों में उन चीज़ों को पुकारते हैं, उन चीज़ों के नाम रखते हैं। एक ऐसे भी नाम होते हैं जिन्हें हम साइंटिफिक नाम कहते हैं। कभी बॉटनिकल नाम आपने शायद सुना हो, बॉटनिकल नेम्स आपने सुने हो, वो भी असल में साइंटिफिक नाम ही होते हैं। चीज़ ठीक है। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज़ द branch of biology, in which we study naming and classification of living organism on the basis of similarities and dissimilarities। तो आप ऐसे जानवरों को जो आपस में एक जैसे हैं उनको आप एक ग्रुप में रखते हैं, जो आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं यानी डिसिमिलर हैं उन्हें आप उनसे अलग कर देते हैं। तो ये पहली बात है हमारी टैक्सोनॉमी की। इन ऐसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊँ कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो कार्लस लिनियस हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन में जो सबसे बड़ा किरदार था वो जिस शख्स का था वो था कार्लस लिनियस। ठीक हो गया, ये बात ध्यान में रखिएगा कि कार्लस लिनियस ही ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दी थी। ठीक, ये समझने के बाद मैं आपको दो चीज़ें और समझाना चाहता हूँ। वो क्या है? वो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है, एक टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, और एक चीज़ होगी आप उसको कैरेक्टर ही कह देते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको फिनोटाइप कहते हैं, कुछ इसको ट्रेट कहते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको इंटर की क्लास से, चैप्टर नंबर 8 से। तो अगर कैरेक्टर कहीं आ जाता है तो इसका मतलब असल में फिनोटाइप या फिर ट्रेट या फिर कैरेक्टर ही होता है। ठीक है, ये उस खासियत को कहते हैं बेटा, ये फॉर्म को कहते हैं, ये किसी स्ट्रक्चर को कहते हैं, या आपके बिहेवियर को कह सकते हैं, ये बीमारियों को भी कह सकते हैं जो आपको किसी जीन के होने की वजह से मिलती है ना। आपको हाइट मिली है जीन की वजह से, हमारा कलर है वो भी जीन की वजह से, हमारा विजडम है वो भी जीन की वजह से, हमारे आइज़ के कलर हैं वो भी जीन के, type of hair we have is also because of the set of genes. So I'll write three things, whatever exactly is mentioned in the book. It is forms, structure or behavior. Form, structure or behavior due to a set of genes, a set of
genes present on chromosome is called a taxonomic character. ठीक, कैरेक्टर। आई होप मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई है। जैसे डिजीज़ हैं, ये भी कैरेक्टर होते हैं बेटा। अगर आपको शुगर की बीमारी हमारे वालिदैन से आई है तो वो भी एक कैरेक्टर है, और उसकी दो फॉर्म्स हैं, फिर दो उसकी एक्सप्रेशन हो गई। एक, आप तो या तो शुगर है आपको या तो नहीं है। अगर पॉजिटिव हैं आप तो उसका मतलब आपको शुगर है, तो वो उसका एक्सप्रेशन हुआ। हाइट है, उसकी भी एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन क्या है बेटा? ये उसकी फॉर्म्स हैं, एक्सप्रेशंस, different forms of that character, forms of the character which helps in comparing different characters in living organism. Characters in living organism. Living organism. जैसे आप एक स्पीसी के दो कैरेक्टर्स की, एक कैरेक्टर की बात कर लें, हाइट की बात कर लेते हो, ठीक है। हाइट क्या है? वो एक कैरेक्टर है, सही है। उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स कौन से हैं, उसके मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस कौन से हैं? उसके एक्सप्रेशंस 5.4 हो सकते हैं, 5.5 हो सकते हैं, 5.6 हो सकते हैं। तो हाइट क्या हुआ? हाइट इज़ अ कैरेक्टर, करेक्ट। उसकी एक्सप्रेशन 5.6, 5.7, 5.8 हो सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से कलर है, कलर ऑफ आइज़ है, आइज़ ब्लू हो सकती हैं, ये उसका एक्सप्रेशन है। ब्राउन हो सकती हैं, ये उसका एक्सप्रेशन है। ब्लैक हो सकते हैं, ये उसका एक्सप्रेशन है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ। कलर ऑफ आई क्या है? वो ट्रेट है। तो उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स कौन सी हैं? ब्लू आइज़, ब्राउन आइज़, ब्लैक आइज़। हाइट क्या है? ये ट्रेट है। 5.6 क्या है? एक्सप्रेशन। 5.7 क्या है? एक्सप्रेशन। 5.8 क्या है? एक्सप्रेशन। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों के कैरेक्टर और उसके मुख्तलिफ एक्सप्रेशन मालूम कर सकते हैं। सर ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? ये हमको मदद करेगा क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक हो गया बेटा। अब हमारा अगला एक टॉपिक है आपकी ही बुक में, अगर आपके पास बुक खुला हुआ है, वो है टूल्स फॉर क्लासिफिकेशन। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से क्लासिफिकेशन, वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से औज़ार हैं जिनकी मदद से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। और इस पोर्शन के अंदर आपको 4 मुख्तलिफ जो है वो बीमारियों, अपना ब्रांचेस के जो है ना वो नाम लिखे हुए नज़र आते हैं। आप दिख रहे हैं, होमोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है, होमोलॉजी लिखा हुआ है। दूसरा साइटोलॉजी लिखा हुआ है। मुझसे अक्सर बच्चे कहते हैं ये साइटोलॉजी में दूसरे नंबर पे क्यों लिखता हूँ, मैं आता हूँ उसके ऊपर। और तीसरा है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। और चौथा है हमारा अपना जेनेटिक्स, ठीक। ये हो गया हमारा जेनेटिक्स। अब इन सबको अलग से देख लेते हैं बेटा। होमोलॉजी क्या है? ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऐसे ऑर्गन्स को पढ़ते हैं, ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगेन ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं जिनका ओरिजिन यानी शुरुआत तो उनकी एक ही जैसी हुई हो, लेकिन फिर बाद में चलकर टाइम गुजरते गुजरते एवोल्यूशन की वजह से, थ्रू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, उनका फंक्शन जो है वो अब मुख्तलिफ हो गया हो। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन तो सेम हो, शुरुआत उनकी सेम हो, लेकिन उनका फंक्शन अगर मुख्तलिफ हो गया है तो फिर हम उनको होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। और होमोलॉजी ऐसे ऑर्गन्स को पढ़ती है।
ये कैसे मदद करती है? ये ऐसे आपको मदद करती है कि आपको फिर किसी लेबोरेटरी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए लेबोरेटरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, रीएजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको देखकर ही क्लासिफाई कर सकते हैं ना। जैसे आपके जहन के अंदर एक तस्वीर बनी हुई है कि किस तरीके से बिल्ली दिखाई देती है, तो अगर आपके पास उसके आपके ऑर्गन्स आपने बनाए हुए इमेजिन किए हुए हैं और फिर आपको कहीं बिल्ली नज़र आती है, तो आप आराम से उसको जो है वो अपने मैमल्स वाले ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, बिल्ली को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने कंपेयर कर लिए वो ऑर्गन जो आपके जहन में बिल्ली के हैं और वो ऑर्गन जो उस जानवर को जिसको आप क्लासिफाई करने जा रहे हैं उसके आपको दिखाई देंगे। तो व्हाट इज़ होमोलॉजी? मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की वो ब्रांच which deals with the study of homologous organs को पढ़ने वाली ब्रांच। और होमोलॉगस ऑर्गन को तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ऐसे, इन केस अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन तो सेम हो लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट हो गया हो। और वो क्यों हुआ? वो एवोल्यूशन की वजह से हुआ। उसे हम होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। हम और भी इसकी डिटेल में कभी जाएंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन जो हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ये क्या होते हैं, ठीक है। होमोलॉगस ऑर्गन। अच्छा, आपकी बुक में मिसाल दी हुई है किसकी? लिम्स की मिसाल दी हुई है, 4 लिम्स की मिसाल दी हुई है ना। आप देखेंगे कि सामने के यानी ऊपर वाले हाथों की 4 लिम्ब की जो हड्डियां हैं वो सेम हैं। किस में सेम है? बिल्ली में सेम है, हॉर्स में सेम है, व्हेल में सेम है, बैट में सेम है, ठीक है, और ह्यूमन में भी सेम है। लेकिन अब देखेंगे कि अब उनका फंक्शन मुख्तलिफ हो गया है। बैट में वो उड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, व्हेल में फ्लैपर की सूरत में है, ठीक है, और वो तैरने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। हॉर्स में वो रनिंग के लिए हैं, कैट में वो रनिंग के लिए है और ऊपर चढ़ने के लिए भी है ना, और ह्यूमन में वो चीज़ें पकड़ने के लिए हैं। बट ऑल ऑर्गन्स हैव सेम ओरिजिन। इन 4 लिम्स के जो ओरिजिन है वो उन सब का सेम है। वाई? बिकॉज ऑफ हैविंग सेम बोन्स, ठीक। हम इसमें जाना मैं नहीं चाहता हूँ, फेस्टर के बच्चे हैं आप लोग, लेकिन शायद आप में से कोई एंट्री टेस्ट का बच्चा भी ये बात सुन रहा हो, तो हम आपको बता देते हैं कि इनके अंदर जो बोन्स हैं, वो जो ऊपर वाली बोन है कंधे से आगे आती है जो कोहनी तक, उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। फिर हमारे हाथ से कलाई तक जो कोहनी से कलाई तक जो हड्डियाँ जा रही हैं वो 2 हैं, उसे हम रेडियस कहते हैं और अल्ना कहते हैं। अंगूठे के साइड पर रेडियस है और जो दूसरी तरफ है वो अल्ना है। मैं इसको बना देता हूँ, ये है हमारा ह्यूमरस, फिर ऐसे रेडियस और ऐसे अल्ना है, और इसके बाद यहाँ पर कुछ सेट ऑफ बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं, इन्हें कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से फिर मेटाकार्पल्स हैं, वो 5 हैं, ये 3, 4 और ये 5, और इसके ऊपर फिर फेलेंजेस लगी हुई हैं, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तो ये कुल मिला के जो है ना हड्डियाँ, वो आपकी 30 हड्डियाँ हो जाती हैं। 1, 2, 3 और 8 हो गई, कितना? 11 और 5 16 हो गई, और 14 फेलेंजेस हैं। तो इन सब के अंदर हड्डियाँ सेम हैं, ओरिजिन इन सब का सेम है, लेकिन फंक्शनल इनके मुख्तलिफ हो गए हैं, तो इनको हम होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। चलें वापस आ जाते हैं। तो होमोलॉजी आपको
इसलिए आसान टूल है क्लासिफिकेशन का, क्योंकि आप इसको उस ऑर्गेनिज्म को जिसको आप क्लासिफाई करने जा रहे हैं उसको आपको लेबोरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, महंगे रिएजेंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी माइक्रोस्कोप साइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे आप इनको देख कर ही क्लासिफाई कर सकते हैं। बेटा उसके बाद है साइटोलॉजी। ये वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology which deals with सेल, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और सेल के बारे में मालूमात को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सर ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अगर फ़र्ज़ करें कहीं होमोलॉजी हमें बता नहीं पाती कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रखा गया है, तो फिर हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है कि हम उसको क्लासिफाई कर सकें। ठीक है, फिर हमें मदद करेगी साइटोलॉजी, सेल का स्ट्रक्चर देखने का, उसमें थोड़े बहुत इक्विपमेंट की ज़रूरत हो सकती है। सेल की वजह से, सेल के मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन की वजह से आपको वो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये ख़ास तौर पर बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होगा। कुछ बड़े जानवरों में भी मदद मिल सकती है आपको, जहाँ पर मैं कभी कभी अलवा की मिसाल देता हूँ स्पिनच के साथ। अब स्पिनच एक जेन्युइन ट्रैक्यो अपना पौधा है ना, वो ट्रैकियोफाइट है, और हमारा जो अलवा है वो हमारा अलजी है। तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म को चूँकि अपीयरेंस है में वो सी लेटिव्स है ना, समंदरी पालक कहलाती है, और वो खुश्की पर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी दिखाई वो सेम देती है। सेल बता सकता है आपको कि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो मुख्तलिफ है, सेल की जो उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैं वो मुख्तलिफ हैं, और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो स्पिनच के अंदर हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो साइटोलॉजी अगर होमोलॉजी फेल हो जाती है तो दूसरा जो दूसरा टूल है आपके पास, औजार है, वो कौन सा है? वो साइटोलॉजी है। बायोकेमिस्ट्री भी आपको मदद करती है इनकेस अगर साइटोलॉजी भी फेल हो जाती है। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? ये केमिकल कॉम्पोजिशन की, द ब्रांच विच स्टडीज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूँ कह लीजिए केमिकल कॉम्पोजिशन सेल की बायोकेमिस्ट्री पढ़ती है। ठीक है, और इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने शायद पढ़ा हो एक टेक्निक इसकी, हैंस क्रिश्चियन ग्रैम की टेक्निक। उसने डाई किया था, क्या किया था? डाई किया था बैक्टीरिया को, और उस बुनियाद के ऊपर उसने दो किस्म के बैक्टीरिया दिए थे। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिया था, और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिया था। अब ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर मुख्तलिफ हैं कि उनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन मुख्तलिफ है। अब इसमें डिटेल में हम जाएंगे बाद में कभी। सेल वॉल की कॉम्पोजिशन आई थिंक चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम डिटेल में चले जाएंगे कि कॉम्पोजिशन के मुख्तलिफ होने की वजह से आयोडीन सॉल्यूशन से उसने किया था इसको डाई, आयोडीन सॉल्यूशन से उसने डाई किया था, जिसकी वजह से उसे पता चला कि इन दोनों बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और इसलिए फिर ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो एक ग्रुप में रखे नहीं जा सकते। तो अब वो आयोडीन सॉल्यूशन से डाई करना है, उसको देखना है सेल वॉल को, वो असल में बायोकेमिस्ट का काम है। लिहाजा बायोकेमिस्ट्री तीसरी ऐसी ब्रांच हुई जो आपको मदद कर सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। ठीक हो गया। अब आखिरी जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। आपको ये बात पता है कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, पैटर्न ऑफ हेरिडिटी, पैटर्न्स ऑफ हेरिडिटी जो हैं वो हमें अपने वालिदैन से मिलते हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट्स कॉल्ड डीएनए। तो ये वो वाहिद ब्रांच है बेटा जो कभी फेल नहीं होने जा रही। होमोलॉजी में हो सकता है मसाइल हों, साइटोलॉजी में फेल हो सकती है साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फेल हो सकती है। जेनेटिक्स जो है वो एक ऐसा टूल है, मैं इसको कहता हूँ, जनरली मैं कहता हूँ लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी इसके बाद फिर जो है वो मज़ीद आपको किसी भी चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी स्पीसी को बल्कि
स्पीसीज़ को क्या आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा बाकी ये सब को क्लासिफाई आराम से कर सकती है, क्योंकि हम सारे के सारे सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, और जो सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की स्टडी है वो सिर्फ जेनेटिक्स ही है, और वो हमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से आराम से अलग कर सकती है।